हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस कारण से डिसइक्विलिब्रियम में होता है। देखिए, इससे पहले आपने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में बोलते भुगतान शेष। कि भुगतान शेष क्या है? भुगतान शेष का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है एक साल के अंदर। एक साल में एक कंट्री जो है, यानी कि एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स है दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ उनकी क्या रिसिप्ट्स रही हैं, क्या पेमेंट्स रही है। मैंने आपको बताया कि ये ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट है। फिर आपने देखा कि जितने भी मॉनेटरी फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन होती है वो इसके अंदर हम नोट डाउन करते। फिर आपने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में भी जाना। अब देखिए, अगर आप इस बीओपी के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, क्या उसके कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है, उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। या फिर अगर आप इससे नेक्स्ट आपको अगर उसके बारे में पता है तो आप इसके बारे में आगे देख लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या कारण है, किस कारण से वो डिसइक्विलिब्रियम में होता है। देखिए, एक चीज़ होती है डिसइक्विलिब्रियम से पहले हमें इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए, संतुलन का पता होना चाहिए। जब हम संतुलन की बात करते हैं इससे पहले हमने एक और चीज़ जानी, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस में रहता है? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस में रहता है? जब अकाउंटिंग फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होगा, एक तरीके से बैलेंस होगा। मैंने क्या बताया आपको, जब अकाउंटिंग लेखांकन की दृष्टि से की है जब हम बात करते हैं तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑलवेज बैलेंस में होगा। इसका मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑलवेज बैलेंस में दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी क्रेडिट का मतलब होता है रिसिप्ट्स, यानी कि जो रिसिप्ट्स है इक्वल टू पेमेंट है, यानी कि जो क्रेडिट है उसके जो रिसिप्ट्स जो क्रेडिट है वो किसके बराबर है, डेबिट के बराबर है। जो रिसिप्ट्स है वो किसके बराबर है, पेमेंट्स के बराबर हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि जो इंजेक्शन है वो किसके इक्वल हैं। इंजेक्शन जो है, इंजेक्ट करना, इंजेक्ट का मतलब होता है इकोनॉमी में कुछ चीज़ आना, और विड्रॉल्स का मतलब होता है इकोनॉमी से चीज़ें बाहर चली जाना। जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन इक्वल टू विड्रॉल्स या लीकेज की भी आप बात करते हो। तो जब हम इंजेक्शन की बात करते हैं तो इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करो, एक्सपोर्ट की बात करो। दूसरा विड्रॉल्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के, दूसरा क्या होता है सेविंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उसका दूसरा क्या होता है टैक्स, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका दूसरा क्या होता है इंपोर्ट। तो ये सारे जब एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि इनकम, आपकी जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है जब वो एक दूसरे के बराबर होंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अकाउंटिंग फॉर्म में ऑलवेज क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। अब देखिए, ये आपके इंजेक्शन है और ये आपके लीकेज या विड्रॉल्स आप इसको बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आपका बैलेंस को दिखा रहा है। अब देखिए, इनका इक्वल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर हो, या आप ये बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो गैप है इक्वल टू 0 हो। उसी प्रकार से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो टैक्स है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया और गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया, इनका डिफरेंस 0 हो, या फिर G इक्वल टू T हो। इसका तीसरा क्या है, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो 0 हो, या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो, दोनों एक दूसरे के बराबर हो। तो ये सारी सिचुएशन आपको दिखाती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ऑलवेज बैलेंस में रहता है। कब, अकाउंटिंग फॉर्म में, लेखांकन की दृष्टि से। अब इसके बाद आप देखिए, जब ये बैलेंस में, तो आपने देख लिया कि क्या कारण है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाए, डिसइक्विलिब्रियम में हो जाए। तो देखिए, जो डिसइक्विलिब्रियम में होने का कारण क्या है, दो चीज़ें होती है। चाहे आपका सरप्लस का हो, सरप्लस का मतलब होता है जब रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से, यानी कि फॉरेन रिसिप्ट ज़्यादा है फॉरेन पेमेंट से। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉरेन जो रिसिप्ट्स कम है और जो पेमेंट्स है वो ज़्यादा है। जब रिसिप्ट ज़्यादा होती हैं तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस, जब पेमेंट्स ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। दोनों ही केस हमारे जो है वो डिसइक्विलिब्रियम के होते हैं। ये डिसइक्विलिब्रियम को शो करता है। अब देखिए,
अब ये तो आपने जान लिया कि जो इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होना, यानी कि रिसिप्ट्स फॉरेन रिसिप्ट्स इक्वल टू जो फॉरेन पेमेंट्स है, जब वो एक दूसरे के इक्वल होंगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में होगा। ये दोनों केस ऐसे हैं जब बीओपी क्या होगा आपका एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम में होगा या असंतुलन में होगा। अब इसके कारण जानिए। अब ये जितने भी कारण हैं, एक तो ये आपका क्वेश्चन है जहाँ पर भी आपका अगर एक कोई भी रिटर्न कोई भी एग्जाम देते हो तो वहाँ पर ये पॉइंट्स क्या है नोट डाउन आप कर सकते हो। बट लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये इसके कारण भी आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरी बात क्या पूछी जाती है मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसलिए जो भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की या कहीं पर भी कोई भी अगर एक तरीके से कोई भी स्टेट एग्जाम की या कोई भी मतलब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स आती है तो हर जगह ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है। अब फर्स्ट है कि क्या कारण है इसके डिसइक्विलिब्रियम के। आपने देख लिया कि डिसइक्विलिब्रियम क्या है कि टेम्परेरी चेंज। जब टेम्परेरी चेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब बीओपी शॉर्ट रन में क्या हो जाए डेफिसिट में हो जाए या डिसइक्विलिब्रियम में हो जाए तो वो कहेंगे ऐसा कब हो सकता है जब इसको ऐसी संभावना होती है। इस समय जब डिसइक्विलिब्रियम में होता तो ये संभावना होती है कि जल्दी ही ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए टेम्परेरी चेंज में जब मान लिया जाए कि कोई भी आपने किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि जब एग्रीकल्चर के अंदर आपने कोई भी फसल उगाई हुई है, यानी कि कोई भी फसल आपने लगा रखी है, जब वो फसल क्या होता कि मान लिया जाए कि किसी भी कारण से बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके कारण से क्या होगा, एक शॉर्ट टाइम है ना कि थोड़े समय के लिए आपके क्या होंगे इम्पोर्ट्स बढ़ सकते हैं। जब आपके थोड़े समय के लिए इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा अगले नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा आपकी अच्छी फसल होगी तो उस टाइम पर क्या होगा आपको इंपोर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो कुछ समय के लिए ही क्या होगा तो ये जो टेम्परेरी चेंज होता है वो शॉर्ट रन के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसको जल्दी ही रिकवर कर लिया जाता है। फिर है कि फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। देखो नाम से ही पूछा जाता है कि फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या है, क्रॉनिक डिसइक्विलिब्रियम। इसी को हम लॉन्ग टर्म एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल जो चेंज होता है लगभग इसी का पार्ट होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग रन जो असंतुलन हो जाता है। वो करें कि लॉन्ग रन असंतुलन किस तरीके से होता है। फर्स्ट है कि चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, कि हो सकता है कि कंज्यूमर के टेस्ट आपकी कंट्री के अंदर भी जो कंज्यूमर के टेस्ट है उनके चेंज हो गए हो। चेंज होने का मतलब क्या है कि अब आप वो आपके प्रोडक्ट को आपकी कंट्री के प्रोडक्ट को छोड़कर वो फॉरेन प्रोडक्ट को ज़्यादा एक तरीके से कंज्यूम करने लगे हों। अब जब ऐसा करते हैं तो आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। जब भी आप इंपोर्ट्स बढ़ते तो आपको पता है कि बीओपी क्या होगा, डेफिसिट में हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है कि अगर मान लिया जाए कि आपके प्रोडक्ट को लेकर फॉरेन कंट्री के जो टेस्ट है वो बदल जाए कि अब आपके प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करते, दोनों ही क्या है आपको डेफिसिट में ले जाएंगे। जब लोग आपके प्रोडक्ट का पसंद नहीं करेंगे बाहर के कंट्री के तो आपके एक्सपोर्ट गिर जाएंगे, और एक्सपोर्ट गिरेंगे तो आपके रिसिप्ट से गिरेंगे। अगर इंपोर्ट बढ़ेंगे तो पेमेंट से बढ़ जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन में आपका जो बीओपी है वो डेफिसिट में रहेगा। फिर इसके बाद है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर। आप जानते हो कि जब भी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज करता, जब भी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेंगी तो बाहर की कंट्री के लोग आपके प्रोडक्ट का परचेज नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रक्चरल चेंज भी वही होता है कि लॉन्ग रन की बात करें, ये किस कारण से होता है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। अब आपको पता है कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वो कॉस्ट को इफेक्ट करती है। जब वो कॉस्ट को इफेक्ट करेगी तो कॉस्ट किसको इफेक्ट करेगी, प्राइस को इफेक्ट करेगी। जब भी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके कारण से जो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा वो लंबे समय तक बना रहेगा, लंबे समय तक डिसइक्विलिब्रियम रहेगा। एक और कारण है कि हो सकता है कि आपकी कंट्री में रिसोर्स की कमी हो। जिन जिन रिसोर्स की आपकी कंट्री में कमी होगी उन रिसोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जब आप किसी भी प्रोडक्ट की कमी है, अगर उसको आप रिसोर्स की कमी है उसको अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने से क्या होगा, आपकी पेमेंट्स है फॉरेन जो पेमेंट्स है वो बढ़ने वाली हैं। इसके कारण से भी आपका बीओपी क्या होगा, डेफिसिट में होगा। फिर है कि चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखिए चेंज इन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है।
जब हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना कि $1 इक्वल टू, मान लिया जाए कि $1 जो है, $1 की जो कीमत है वो मान लिया जाए कि 72 रुपीज़ है। तो ये क्या होगा, यानी कि जो $1 है वो कितने में एक्सचेंज हो रहा है, 72 रुपीज़ में। तो ये क्या कहलाएगी, एक्सचेंज रेट कहलाएगी। अगर आप यहाँ पर रुपए की निकालोगे तो एक की निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/72, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब इसके बाद आप देखिए एक्सचेंज रेट चेंज हो जाती है तो कब फेवर में होगा, कब अनफेवर में होगा। इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं छोटा सा। आप देखिए यहाँ पर ये आपकी डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की और ये सप्लाई होती है। ये यहाँ पर हम बात करें एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल वाली। अब वो करें कि जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है और सप्लाई है वो होगी। अब देखिए मान लिया जाए कि एक्सचेंज रेट इतना हो जाए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि $1 इक्वल टू, मान लिया जाए कि 48 रुपीज़ इतना। अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताती हूँ कि $1 की कीमत, $1 इक्वल टू 78 रुपीज़ हो जाती है। यहाँ पर $1 की कीमत अगर 78 रुपीज़ हो जाती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी करेंसी, आपकी जो करेंसी है डॉलर को छोड़कर, मान लिया जाए कि इंडियन जो रुपीज़ है या जहाँ पर भी रुपए का यूज होता है जिस भी कंट्री में, तो आप देखिए यहाँ पर आप मुझे ये बताना कमेंट में कि जो 48 से जब 78 पर गए तो आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई या फिर इंक्रीज हुई। एक और बात है कि जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तो वहाँ पर करेंसी करती है डेप्रीशिएट और एप्रीशिएट। जब हम बात करते हैं डिवैल्यू रिवैल्यू की तो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई के थ्रू नहीं होता, बल्कि वहाँ पर गवर्नमेंट करती है करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब देखिए जब एक्सचेंज रेट ये हो जाती है या फिर एक्सचेंज रेट ये हो जाती है कि $1 की कीमत हो जाए, मान लिया जाए कि यहाँ पर 25 रुपीज़। अब यहाँ पर भी आप मुझे दोनों सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए किस टाइम पर आपका करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा, कब एप्रिशिएट करेगा। अगर होती है ये रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि $1 पहले कितने में था, 48 रुपीज़ में था। अब आपको $1 प्राप्त करने के लिए कितना रुपीज़ देना पड़ेगा, 78। अब देखिए आपकी करेंसी की वैल्यू पहले के कंपेयर में गिर गई है। जब भी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है, कोई भी करेंसी मान लिया जाए कि वो डेप्रिशिएट करती है, तो डेप्रिशिएट करने से इसका मतलब होता है कि उस करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। जब भी उस करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है, ये होता है कि जब भी मान लिया जाए कि अब कोई भी बाहर का, कोई भी कंट्री का, अगर यहाँ मान लिया जाए कि $1 लेकर आता था और कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी थी कि जो कि 48 रुपीज़ में मिलती थी, 48 रुपीज़ ही हम मान लेते हैं कि $1 जो है वो 48 रुपये मिलता था। कोई भी एक प्रोडक्ट हम मान लेते हैं कि उसकी कीमत थी 48 रुपीज़ या 40 की बजाय आप 30 भी मान सकते हो। यहाँ पर मान लिया जाए कि आप 30 मान लेते हैं कि 30 रुपीज़ थी। अब देखिए वो क्या करता था, उस प्रोडक्ट को परचेज करता था एक को, उसके पास अब कितने रुपए बचते थे, 18 रुपये बच जाते थे। हो सकता है कि दूसरा कोई प्रोडक्ट वो लेने की सोचे, बट यहाँ पर आप देखिए कि वो उस प्रोडक्ट को अब कितना परचेज कर पाएगा, 30 से कितना होगा, अब उसको 78 रुपये मिलेंगे एक ही $1 देकर। तो इसको कितना होगा कि 2 प्रोडक्ट से, यानी कि ये जो कोई प्रोडक्ट है जो 30 रुपये में मिलता है इंडिया में, इंटरनल प्राइस चेंज नहीं होगा, वो क्या कर पाएगा, इसको एक से एक, पहले तो एक परचेज कर पाता था, 1.5 लगा सकते हो अब वो लगभग 3 के बराबर यहाँ पर वो परचेज कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। तो आप हमेशा देखिए जब भी इस तरीके की एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगी तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज करने से जिस कंट्री की साइड से इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो उस कंट्री की क्या होगी, जो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी। जब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है तो उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज करेंगे। वो बात की बात है कि वो इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही समझिए। तो जब ये सिचुएशन आती है तो कंट्री के फेवर में होता है, यानी कि बीओपी क्या होगा, एक तरीके से आपका बीओपी करेक्ट होने की संभावना होगी अगर वो खराब है। दूसरा है यदि एक्सचेंज रेट ये हो जाए कि पहले उन जो बाहर से लोग आते थे उनको $1 में 48 रुपये मिलते थे, अब सिर्फ 25 रुपये मिलते हैं। अब उनकी खरीदने की क्षमता आपकी कंट्री में घट जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट गिरेंगे, आपके एक्सपोर्ट गिरेंगे और इम्पोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और इम्पोर्ट डिक्रीज होंगे। इस केस में आपके एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे और इम्पोर्ट इंक्रीज होंगे। यहाँ पर आपके जो बीओपी है वो अनफेवर में हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट होने की संभावना होगी, या फिर हम बोल सकते हैं फेवर में होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का क्या मतलब होता है, जो बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशन होती है, जो उतार चढ़ाव होते हैं। अब इसमें देखिए, जब हम बूम की सिचुएशन में होते हैं, बूम का क्या मतलब होता है, जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, जब बूम की सिचुएशन होती है, तो बूम की सिचुएशन में इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है ना वो एक हाई लेवल पर होता है। तो यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करते हैं और इंपोर्ट भी इंक्रीज करते हैं, बट ये नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा से इंक्रीज करा। कुछ भी हो, चाहे मैंने आपको बताया कि सरप्लस में हो चाहे डेफिसिट में हो, तो जो बीओपी हाफ का क्या होगा, वो तो अनबैलेंस हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इस केस में देखिए, जब आपके क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपकी कंट्री में प्रोडक्शन गिरा ना, तो आपके एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा से गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट की गिरने की रेट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट गिरेंगे बट जितने से एक्सपोर्ट गिरे हैं उससे कम से। तो इंपोर्ट तो आपके लगभग क्या है आते रहेंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो आपके कम हो जाएंगे क्योंकि आपकी खुद की कंट्री में प्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बीओपी है वो डेफिसिट में हो जाएगा। अब है चेंज इन नेशनल इनकम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन नेशनल इनकम, जब भी एक कंट्री की जो इनकम है वो इंक्रीज करती है तो उसका फर्स्ट काम होता है, उसका फर्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ता वो पड़ता है इंपोर्ट के ऊपर। यानी कि हम आयात ज़्यादा करते हैं कब, जब आपकी जीडीपी बोले या फिर इनकम बोले या आउटपुट बोल सकते हो, जब भी किसी कंट्री की इनकम इंक्रीज होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो दूसरे कंट्री की इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपकी जब इनकम इंक्रीज करती है तो किसी दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट को वो बढ़ाती है, तो आपके क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट इसका यही काम है कि जब नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो उससे जो है आपके इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे। प्राइस चेंज क्या, यदि इन्फ्लेशन आता है तो आपके एक्सपोर्ट गिरेंगे, अगर आप डिफ्लेशन आता है तो आपके एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। इसके बाद देखिए कि स्टेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब भी कोई कंट्री डेवलपमेंट की फेज में होता है, यानी कि वो क्या है अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ता है, अपने विकास की तरफ बढ़ता है। तो विकास जब वो करता है तो उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए उसका बीओपी क्या रहता है, डिसइक्विलिब्रियम में रहता है और डेफिसिट में रहता है। फिर है कि कैपिटल मोमेंट का भी यही है कि जो कंट्री जितना ज़्यादा दूसरे कंट्री को ग्रांट्स देगा, लोन्स देगा, तो ग्रांट और लोन्स आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। जब जितना ज़्यादा उसकी कंट्री से आउटफ्लो होता जाएगा करेंसी का, उतना ही ज़्यादा उसका बीओपी डेफिसिट में रहेगा। फिर है 10th जो पॉइंट है कि पॉलिटिकल कंडीशन। देखिए पॉलिटिकल कंडीशन, जिस कंट्री में शांति नहीं होती है, अशांति होती है, वहां पर क्या होगा, बाहर के जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस खुद की कंट्री के भी लोग जो हो वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। जब ऐसा होगा तो पॉलिटिकल कंडीशन अगर खराब है, कभी कोई पार्टी आ रही है कभी कोई पार्टी, तो इससे क्या होगा, आपका जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा। आइए इसके नेक्स्ट करते हैं कि किस तरीके से बीओपी को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि मेजर टू करेक्ट डेफिसिट, या एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसको किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। बीओपी को करेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, या वो एडवर्स है बीओपी तो इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता। अभी आपने देखा कि डेप्रीशिएशन का क्या मतलब है, अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करना। अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि $1 की कीमत पहले है 50 रुपीज़, अब $1 की कीमत हो जाए 78 रुपीज़, तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू घट गई। और अभी मैंने आपको बताया कि जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो बाहर की कंट्री के लिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता हो जाता है, जिसके कारण से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अगर मान लिया जाए कि अदर कंट्री में, जहाँ मान लिया जाए कि यूएस में आप जाओ, वहाँ पर $1 के बदले अगर $1 की कोई चीज़ आती थी तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ते थे। अब $1 मिलेगा, आपको कितने देने पड़ेंगे, 78 रुपये। तो आप इस चीज़ को लेने से एक तरीके से सोचोगे ना कि पहले के कंपेयर में आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसी कारण से आपके इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो डेप्रीशिएशन करके भी अगर आपका बीओपी डेफिसिट में है तो करेंसी को डेप्रीशिएट करके भी आप क्या कर सकते हो। डेप्रीशिएट अपने आप होता है, ये किया नहीं जाता। तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है और अप्रिशिएशन का मतलब होता है, अप्रिशिएशन का मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ना, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू घटना। और ये डिमांड और सप्लाई के
ऑटोमेटिक यानी कि ऑटोमेटिक जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई के कारण से ही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन है, इसका उल्टा कर दोगे तो एप्रिशिएट कर जाएगी आपकी करेंसी। सेकंड है कि डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन जो होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट इसको जानबूझकर करती है। और अभी तक जो इंडिया के अंदर है ये कितनी बार किया जा चुका? 3 बार किया जा चुका। वैसे 1991 में 15 दिन के अंदर 2 बार किया जा चुका था, लेकिन हम उसको दूसरे को काउंट नहीं करते। फर्स्ट 1949 में किया गया आज़ादी के बाद। ये जब किया गया तो पौंड जो है, पौंड के उसमें किया गया कि पौंड किसका है? ब्रिटेन का। और उस टाइम पर लगभग जो इंडिया का जो व्यापार है, जो ट्रेड है, 75% के अराउंड जो है वो ब्रिटेन के साथ था। जब ब्रिटेन के साथ जो 75% ट्रेड था, तो जब वहाँ पर क्या हुआ, जो पौंड है जब उसको डिवैल्यू किया गया तो हमारे जो एक्सपोर्ट है, हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए, हमें ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ना गिरे, तो इसलिए हमने भी अपनी करेंसी को डिवैल्यू करवाना पड़ा, लगभग 30%। उसके बाद 1966 में किया गया। 1966 में हमने इसलिए किया कि ताकि जो हम दूसरे कंट्री के अंदर, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या कर सके, अपनी पहुँच बना सके, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सके, कि रेशनल करने के लिए। 1991 में आप सभी जानते हो कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेफिसिट में हो गया था। इस कारण से हमने इसको डिवैल्यू करवाया। तो डिवैल्यू करती है गवर्नमेंट। ये डिवैल्यू का भी मतलब होता है करेंसी की वैल्यू को घटाना, ताकि आपके एक्सपोर्ट बढ़ सके और इंपोर्ट घट सके। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब उनके लिए आपके जो भी प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया, और इंपोर्ट घटने का मतलब आपके लिए उनका प्रोडक्ट महंगा हो गया। फिर है कि डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल का क्या मतलब है कि आप इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगा दो, जो भी आप इंपोर्ट लेकर आते हो उसके ऊपर ड्यूटीज लगा दो, और कोटा लगा दो, टैरिफ लगा दो। जब इस तरीके से जब आप काम करते हो तो वो होता है डायरेक्ट कंट्रोल्स। फिर है कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल मूवमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके कंट्री में FDI आता है, जो भी FDI, FII, जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज से आता है उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दो। आपने देखा था कि 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता, तो LPG जब आती है तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमने लिबरल किया, इकोनॉमी को प्राइवेट किया और ग्लोबलाइजेशन किया, तो जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम आने नहीं दे रहे थे, जो कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है, उसको हमने क्या किया, पार्सली कन्वर्टेबल कर दिया। तो देखिए पार्सली कन्वर्टेबल से अब क्या है, जब ये एक तरीके से ये लिबरल होता है तो इससे बाहर की कंट्री, जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लिया जाए कि इंडिया और यूएसए का कंपेरिजन करते हैं कि इंडिया है और यहाँ पर यूएस है। इंडिया के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए तो क्या जो करेंसी है उसका आउटफ्लो होगा इंडिया से या इनफ्लो होगा? इंडिया में इनफ्लो होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, कैपिटल मूवमेंट की, ये बात करते हैं शेयर में, शेयर बॉन्ड्स में, इस तरीके का। और जब शेयर बॉन्ड्स की जो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट को पार्सली कन्वर्टेबल है, ना कि फुली कन्वर्टेबल है। तो दूसरा या क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में घट जाएगा तो यहाँ के इन्वेस्टर भी और बाहर के इन्वेस्टर तो यहाँ आएंगे नहीं, तो कैपिटल का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। फिर है कि पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यदि आपका डेफिसिट में है तो जिस चीज़ को आप मंगवाते हो, देखो एक अच्छा उपाय तो नहीं है लेकिन कर सकते हो कि जब आपका क्या है, एक तरीके से BOP डेफिसिट में चल रहा है, तो जिन चीज़ों को मंगवाते हो उन चीज़ों को अपनी कंट्री में ही बनाइएगा। अब है कि इनकरेजमेंट टू फॉरेन टूरिस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के जो टूरिस्ट हैं उनको एक तरीके आने का मौका दीजिएगा, इतनी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवाएगा ताकि फ़ॉरेन जो करेंसी है वो आपके कंट्री में लेकर आई जाए। जितना ज़्यादा फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आएगी उतना ज़्यादा जो आप इंपोर्ट करते हो वो पेमेंट आप कर पाओगे, आपके लिए इजी रहेगा। और एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। फिर इसके बाद है कि एक्सचेंज कंट्रोल। अभी आपने देखा ना कि एक्सचेंज को कंट्रोल करके रखिए। एक्सचेंज रेट कभी इंक्रीज कर जाएगा, कभी डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी BOP को डिसइक्विलिब्रियम करेगा, तो इसलिए इसके ऊपर भी आप कंट्रोल करिए। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।